ये घटना आज से कई साल पहले की है, यानी कि 90 के दशक की, जब मेरी उम्र यही कोई 14 या 15 साल की रही होगी। हमारा परिवार वर्षों से एक ही पुराने मिट्टी के घर में रह रहा था, जो अब काफी जर्जर हो चुकी थी। हमारे गांव के सुदूर कोने में हमारे पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो जमीन जिसे दादा और परदादा ने संभाल कर तो रखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी वहां घर बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। पर हमारे पुराने घर के आसपास ज्यादा जमीन ना होने की वजह से अब्बू ने यह फैसला किया कि हम अपना नया घर उसी पुश्तैनी जमीन पर बनाएंगे। इसलिए जब पैसे इकट्ठे हो गए, तब गांव के बढ़ई, राजमिस्त्री और कुछ मजदूरों को बुलाकर हमने घर बनाने का काम शुरू किया। पर उस नए घर की नींव को खोदते वक्त हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन घर की नींव की खुदाई चल रही थी कि तभी खोदते वक्त अचानक एक मजदूर को काले स्लेटी रंग का एक कपड़ा मिला। वो कपड़ा पूरी तरीके से सड़ चुका था और कई जगह से फटा हुआ था। उसे देखकर ये तो पक्का था कि वो काफी समय से जमीन के नीचे दफन था। इसलिए मेरे अब्बू को ये शक हुआ कि कहीं ये कोई कफन का कपड़ा तो नहीं। खैर, उस बात को लेकर कोई भी पक्के तौर से कुछ कह नहीं पा रहा था। इसलिए अब्बू के कहने पर मजदूरों ने काम को जारी रखा। उसके बाद घर को बनने में यही करीब 2-3 महीने का समय लग गया। जब वो घर पूरा हुआ और हमें उस घर में शिफ्ट होना था, तब हम सभी बेहद खुश थे, क्योंकि मेरे परिवार में कईयों के लिए ये पहली बार था जब वो पक्के घर में कदम रखने वाले थे। उस घर में 3 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक रसोई था, जहां कदम रखने के बाद हम सभी ने खुशी से एक सुकून भरा सांस लिया। पर यह खुशी का पल ज्यादा देर नहीं रुका, क्योंकि वहां पहली रात ही मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि मेरे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वो चांदनी रात का समय था, इसलिए उस चांद की रोशनी में मैं अंधेरे में भी किसी को वहां खड़ा देख पा रहा था। हालांकि मैं उसे पहचान तो नहीं पा रहा था, पर वो एकदम स्थिर, बिना हिले डुले वहां खड़ा था। मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उसने कोई हलचल नहीं की। इसलिए वो कौन है ये अच्छे से देखने के लिए मैं टॉर्च लेकर उसे देखने गया। पर इससे पहले कि मैं टॉर्च लेकर खिड़की के पास वापस आता, वो वहां से जा चुका था। हालांकि पल भर में ये सब होता देखकर मैं थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन मन में ये सोच भी चल रहा था कि शायद से ये मेरा भ्रम है। पर उसकी दूसरी रात खिड़की के बाहर मुझे फिर से वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार दूसरी खिड़की से। चाहे मैं उस घर के किसी भी खिड़की के पास जाता, मुझे उस खिड़की के बाहर वही परछाई नजर आ रही थी। हालांकि मैंने घबराकर अब्बू को भी ये सब बताया, पर जब उन्होंने या बाकी परिवार ने मेरे साथ खिड़की के बाहर देखा, तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। वो जो कोई भी था, वो सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा था। इसलिए ये सब कैसे हो सकता है, ये सोचकर मैं उसे अपना वहम ही समझने लगा। पर जब मेरी छोटी बहन ने एक रात ये बताया कि उसे रात के वक्त घर के अंदर घोड़े की टप टप की आवाज आती है, तो ये सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि वो आवाज मुझे नहीं आता था। मुझे सिर्फ वो परछाई ही दिखाई देती थी। जब मैंने उस आवाज के बारे में अपने बहन से और पूछा, तो उसने बताया कि वो आवाज हर रात घर के आंगन से आती है, जैसे वहां कोई घोड़ा चल रहा हो। यहाँ तक कि उसने घोड़े की हिनहिनाने की आवाज भी कई दफा सुनी थी। पर वो जब भी घर के बाहर देखती, तो उसे वहां कोई नहीं मिलता, और न ही घर के आंगन में किसी घोड़े के पैरों का निशान मिलता। वैसे तो आमतौर पर मैं भी इन सब बातों को सुनकर हंसता था, पर अब जब मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो ऐसे में मेरी छोटी बहन की बातों पर मैंने यकीन करना ही सही समझा।
कुछ दिनों तक तो ये सब हम दोनों के साथ ही हो रहा था। फिर अचानक से एक रात हम सभी ने एक आवाज सुनी। दरअसल उस रात रसोई में से किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी। वो आवाज ऐसी थी मानो कई सारे बर्तन एक साथ फर्श पर गिर गए हों। इसलिए उस आवाज को सुनकर सभी चौंकते हुए सीधे रसोई पहुंचे, पर रसोई में एक गिलास तक नहीं हिल रहा था, यानी कि वहां कुछ भी नहीं गिरा था। तो आखिर उस आवाज का कारण क्या था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने इस मौके का फायदा उठाकर अब्बू को एक बार फिर से वही सब बताया जो मैं देख रहा था और मेरी छोटी बहन सुन रही थी। मैंने उन्हें कई बार ये भी बताने की कोशिश की कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता था कि कोई हमें वहां देख रहा है और हम हर पल किसी के निगरानी में है। घर का अचानक ठंडा हो जाना या फिर पूरे घर में अचानक से गंदी बदबू का फैलना, ये सब कोई अच्छी निशानी नहीं थी। पर अब्बू ने मेरी किसी बात को नहीं माना जब तक कि इस चीज ने एक भयानक मोड़ नहीं ले लिया। वैसे तो आए दिन हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, पर अचानक से एक दिन सभी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। किसी को बुखार होता, किसी को दस्त लगता, तो किसी को कुछ। ये सब बंद नहीं हो रहा था, बल्कि हमारे घर का एक सदस्य ठीक होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी नियमित हो गई। सबसे डरावनी बात ये थी कि जब भी मैं या मेरी बहन रात को डर के मारे चिल्लाते थे तो घर के बाकी किसी सदस्य को वो आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। यहाँ तक कि मैंने अपने कमरे की दीवार पर जो कुरान की आयतों की फ्रेम टांगी थी वो भी एक दिन अचानक से दीवार से गिर गई। इन्हीं सबको झेलते हुए और भी कुछ महीने बीत गए और जो हमारे घर में बीमार पड़ने का सिलसिला चल रहा था वो अब भी जारी था। यानी कि हर बार जब एक सदस्य ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाता। घर जैसे एक धीरे जहर में डूब रहा था। हम डॉक्टर से चेक तो कराते थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता था। एक दिन ऐसे हमारे दूर के रिश्तेदार के साथ हमारी मुलाकात हुई। जब उन्होंने हमारी घर की ये दशा सुनी तो उन्होंने हमें एक मौलाना से मिलने का सुझाव दिया, जो कि उन्हीं के पहचान के थे। हम सभी थके हुए और डर चुके थे, इसलिए इस सलाह को तुरंत मानना हमने ठीक समझा, यहाँ तक कि अब्बू ने भी। इसलिए अब्बू ने जितना जल्दी हो सके उस मौलवी साहब को अपने घर बुलाया। वो मौलवी साहब एक बुजुर्ग थे, शांत और गहरी सोच वाले इंसान। उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, बस घर के भीतर कदम रखते ही उनकी बाहें सिकुड़ गई, जैसे उन्होंने वहां कुछ महसूस किया हो। उन्होंने पूरे घर में घूम घूम कर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। दीवारों और जमीन पर कुछ निशान ऐसे देखे जिसे देखकर उन्होंने बोला कि इस जमीन में एक अधूरी कब्र थी। ये कहते अब्बू ने उन्हें उस कफन के बारे में बताया जो कि उन्हें वहां मिला था। ये सुनकर उस मौलवी साहब ने हमें उस जगह को फिर से खोदने को कहा जहां वो कफन मिला था। खुदाई के बाद मौलवी साहब ने नया कफन लाने को कहा और कुछ चंदन, इत्र और मिट्टी। उन्होंने उस कपड़े को ठीक ठाक से समेटकर कुरान की आयतें पढ़ी और उस कफन को दोबारा वहां दफना दिया। उसके बाद उन्होंने पूरे घर में धूप किया, पानी से कुछ आयतें पढ़कर उसे हर कोने में छिड़का और कहा, अब इसे कभी मत छेड़ना। वो पहली रात थी जब हम सभी चैन की नींद सो पाए। ना कोई परछाई, ना कोई आवाज। घर में एक अजीब सा सुकून आ गया था। सबकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। हालांकि आज मैं जब उस घर को देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि वहां कभी ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं।
कभी कभी मुझे लगता है कि वो पोस्टिंग सिर्फ मेरी एक जॉब नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान थी। क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर जो औरत मैंने देखी थी वो शायद इंसान नहीं थी। उसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा था। बाकियों के लिए वो सिर्फ एक खाली जगह थी और मेरे लिए एक साया, एक ऐसी साया जो हमेशा मेरे सामने मौजूद रहती थी। कुछ लोगों ने मेरी बात पर भरोसा किया तो कुछ ने हंसकर उड़ा दिया, लेकिन उस एक रात जो हुआ उसके बाद मेरे जहन में वो डर हमेशा के लिए बस गया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अखिलेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये सब 1998 में शुरू हुआ, जब मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक पुराने सुनसान से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। स्टेशन पर भीड़ भाड़ नहीं थी। 2-3 ट्रेनों के अलावा रात भर वहां खामोशी छाई रहती थी। मेरी ड्यूटी रात की थी, इसलिए दिन में मैं सोने की कोशिश करता था, लेकिन दिन में नींद इतनी गहरी नहीं आती थी और वहीं से ये सब शुरू हुआ। हालांकि शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे समझ आने लगा कि ये पोस्टिंग किसी आम जगह की तरह नहीं है। रात में प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए अक्सर ठंडी हवा बहती थी। दूर से कुत्तों की आवाज, स्टेशन के धीमे धीमे लाइट्स और कभी कभी पटरियों से आती कंपन, ये सब मिलकर माहौल को और भारी बनाती थी। उन्हीं दिनों के बीच एक रात करीब 2:30 बजे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जा रहा था, जो काफी सुनसान और अंधेरे में डूबा रहता था। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो आउटर सिग्नल के पास खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में अपना सिर झुकाए हुए। उसे देखकर मैं घबरा गया। मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि उस वक्त वहाँ एक ट्रेन आने वाली थी। इसीलिए उसे वहाँ से हटाने के लिए मैं तेजी से उसे आवाज़ देने लगा, पर वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए ये सोचकर मैं भागते हुए उसके पास जाने लगा कि उसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर मैं उससे थोड़ी दूरी पर था। उसी बीच मैंने अपने सामने एक कांस्टेबल को आते हुए देखा, इसलिए मैंने जल्दी से उस कांस्टेबल से मदद मांगते हुए उस औरत की ओर इशारा किया। पर मेरे उस इशारे के बाद भी वो कांस्टेबल अपने जगह से नहीं हिला, बल्कि वो मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था। इसलिए मैंने फिर से एक बार उसे जल्दी से चलने को कहा, पर उसने बोला कि कहाँ। मैंने फिर उसे उस औरत की ओर इशारा किया, पर इस बार वहाँ कोई औरत नहीं थी। इस बार वहाँ किसी को खड़ा ना देखकर मुझे लगा कि शायद वो औरत वहाँ से चली गई होगी, पर ऐसा नहीं था। अब हर रात मुझे वो औरत कहीं ना कहीं दिखाई देती थी, कभी पार्सल शेड के पास, कभी टिकट काउंटर के पीछे, तो कभी ट्रेन के ट्रैक के बीच। मैं कई बार उसे दूर से देखता और जैसे ही पास जाता वो अचानक से न जाने कहाँ गायब हो जाती। इसीलिए कुछ समय के लिए मुझे ये लगने लगा कि शायद वो कोई पागल होगी। इसलिए एक बार मैंने बातों बातों में इसी बात को अपने सहयोगियों से कहा, उन सहयोगियों से जो वह मुझसे पहले से काम कर रहे थे। पर उन्होंने मेरी बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने अभी तक ऐसी कोई औरत नहीं देखी है। इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि कई बार तो मैंने उसे अपने कोलीग के साथ होते हुए भी देखा था। पर जब मैंने ये बात अपने सहकर्मियों से कही तो उन्होंने उस बात से भी इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने किसी औरत को नहीं देखा था। फिर धीरे धीरे मुझे इन घटनाओं के बीच एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगा। वो औरत जब भी दिखती थी तब प्लेटफॉर्म अक्सर खाली होता था, यानी कि जब भी स्टेशन पर भीड़ होता था, चाहे वो रात ही क्यों ना हो, तब वो औरत दिखाई नहीं देती थी।
वहाँ सब कुछ सामान्य हो जाता था। लेकिन जब वो स्टेशन खाली रहता था, खास करके रात के वक्त, तब वो औरत यहाँ वहाँ दिखाई देती थी। ये सब देखने और अपने सहकर्मियों के बातों को सुनने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या असली है और क्या सच है। इसी बीच मेरी नींद अब पूरी तरह से बदलने लगी थी। दिन में जब मैं सोने की कोशिश करता था तो मुझे अजीब सपने आते थे। सपनों में मैं उसी प्लेटफॉर्म पर होता था, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं होती थी, सिर्फ वो औरत। एक बार सपना इतना साफ था कि लगा मैं सच में जाग गया हूँ। मैंने देखा कि वो मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ी है। उसके बाल खुले थे और चेहरा अब भी झुका हुआ था। उसके बाद बस पलक झपकाने की देरी थी। वो उतने में ही मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और उस पल में मुझे इतना डर लगा कि मैं डर के मारे जाग गया। जब मैं जागा तब मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। पता नहीं क्यों, मगर दिन के समय में भी मुझे डर महसूस हो रहा था। उस दिन के बाद जब भी मुझे दिन में आंख लगती, सपने में वही औरत आती। कभी खिड़की के बाहर दिखती तो कभी कमरे के अंदर। एक दिन तो ऐसा सपना आया कि मैंने खुद को ट्रैक के बीच लेटा हुआ देखा और वो औरत वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा शरीर सुन पड़ गया था। इन सब के साथ मेरे आसपास भी अजीब चीजें होने लगी थी। रात के वक्त भी कौवों की काव काव उस प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास गूंजती रहती थी। कई बार तो कुत्ते भी उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखकर ऐसे भौंकते थे जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो। इसी बीच एक रात करीब 3 बजे जब स्टेशन पूरी तरह खाली था, तब बिजली अचानक चली गई। बैकअप इन्वर्टर बस स्टेशन मास्टर के रूम तक ही सीमित था। उसी बीच मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। उस हलचल में मुझे एक हल्की आकृति दिखाई दी और वो आकृति ठीक मेरे आंखों के सामने से निकलते हुए उस प्लेटफॉर्म के ट्रैक के बीच में जाकर खड़ी हो गई। वो उस अंधेरे से निकलते हुए एकदम मेरे सामने से गुजरी थी और जब वो मेरे पास से गुजरी तब मुझे एक ठंड का एहसास हुआ। उसे देखकर मैं हैरान होकर वहीं सुन खड़ा रह गया। मैं चाहता था कि मैं भाग जाऊं, पर शरीर हिल नहीं रहा था। फिर तभी मुझे उस ट्रैक की तरफ से एक आवाज आया। वो आवाज ट्रेन की आने की थी। मेरी नजर उस ट्रेन की तरफ गई ही थी कि जब मैंने वापस उस ट्रैक के बीच में देखा तो वो औरत वो फिर से वहां से गायब हो चुकी थी। अब तक मुझे समझ आ गया था कि जो कुछ हो रहा है वो सच तो है, पर वो सब सिर्फ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। इसीलिए किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। पर मैं उन्हें यकीन कैसे दिलाऊं, ये मेरे समझ के बाहर था। हालांकि इसके बाद भी मैंने वहां पर कई महीनों तक काम किया, पर एक समय ऐसा आ गया जब ये सब मेरे मानसिकता पर असर डाल रहा था। मुझे ये समझने में मुश्किल हो रही थी कि कौन सी चीज़ असली है और वास्तविकता क्या है। इसलिए जब मेरा दोबारा ट्रांसफ़र हुआ, मैंने बिना झिझक के वहाँ से जाना ही सही समझा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अखिलेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।